नमस्कार। माध्यमिक क्लास में आपका स्वागत है। और आधुनिक भारत सीरीज में हम चल रहे हैं, जिसमें हमने 3 चैप्टर पीछे कवर किए हैं। यदि आपने उन चैप्टरों को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, वहां से जाके आप देख लेंगे। और शुरू करते हैं आज आगे से। उसमें आप डाल दीजिए पुर्तगाली कंपनियों का आगमन। कल आप नहीं आए थे, कल यूरोपीय कंपनियों के आगमन से शुरू हो गया है। और यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहले हमने पुर्तगालियों को देखा है। है ना? तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ, कल आप नहीं आए थे। तो होता क्या है कि मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत की शुरुआत वहाँ से होती है जब भारत में यूरोपीय कंपनियाँ आती हैं। और उसके 2 क्रम हमने पहले बता दिए हैं, हालांकि आप लेक्चर में देख लेंगे, फिर भी मैं रिवाइज कराया दे रहा हूँ। आधुनिक भारत, है ना, मॉडर्न इंडिया, या आधुनिक इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है? जहाँ से यूरोपीय कंपनी आती है। यूरोपीय कंपनी भारत में आती है। और दूसरा एरा माना जाता है जब मुगल सत्ता में औरंगजेब का पतन हो जाता है, मतलब औरंगजेब का शासन खत्म हो जाता है। ठीक है। यूरोपीय कंपनियां हम अक्सर सुनते रहते हैं कि अंग्रेजों ने हम पे शासन किया, पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, है ना। गोवा में देखते हैं, पांडिचेरी में देखते हैं, फ्रांसीसी लोग रहते थे पहले। अभी भी फ्रांसीसी लोग वहाँ मिल जाते हैं। तो क्यों मिल जाते हैं? इन्होंने कभी शासन किया और वहाँ बहुत तायत मात्रा में ये बसे थे। इस कारण से आज भी उनके अस्तित्व वहाँ विद्यमान है। तो ये 2 क्रम हमने पहले देखे थे। उसके बाद ये चीज़ें हमने देखी थी कि जैसे बाबर, जो मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है, तो 1526 की वो डेट रहती है जब जहीरुद्दीन बाबर नाम का एक व्यक्ति उज्बेकिस्तान से आता है भारत में। इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा होता है उस समय, है ना। लोदी वंश का शासन चल रहा होता है दिल्ली सल्तनत में। और इब्राहिम लोदी से बाबर भिड़ता है और इब्राहिम लोदी को परास्त कर देता है और बाबर यहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है, मतलब ये क्षेत्र जीत लेता है। उसके बाद इसके वारिस आएंगे धीरे धीरे, है ना। इसके पुत्र आएंगे, बाबर का पुत्र हुमायूं आएगा, फिर अकबर आएगा। इसी क्रम में देखेंगे औरंगजेब तक सत्ता बढ़िया चलती है। लेकिन जैसे ही औरंगजेब का शासन समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जितने भी शासक आएंगे उनमें कोई योग्यता नहीं है ना। उतने बुद्धिमान नहीं थे, न उतने लड़ने में प्रसन्न, है ना, इतने कुशल नहीं थे। जैसी क्षमता बाबर, अकबर, हुमायूं में थी, वैसी क्षमता फिर बाद के शासकों में रहने जाती। तो धीरे धीरे क्या होगा, इनका विनाश हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे इनका विनाश हो जाएगा। अब दूसरा क्रम है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्या कारण है, हमने वो देखा पहले बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड में हमने समझा कि क्या होता था। पहले एक अरब का क्षेत्र है। आप जब थोड़ा सा जियोग्राफी का मैप देखेंगे भारत और यूरोप के बीच में, है ना, एशिया और यूरोप के बीच में, तो अरब क्षेत्र आता है ना, जहाँ पे नहीं, सऊदी अरब नहीं, अरब की खाड़ी आती है ना, अरब की खाड़ी आती है। तो कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ खाली, किसी दिन मैप में भी दिखा दूंगा कहाँ पे। अरबी मुसलमान रहते हैं, अरबी मुसलमान बीच में रहते हैं, भारत और यूरोप के बीच में रहते हैं। तो क्या करते हैं, भारत से मसाला ले जाते हैं, अब पूरे यूरोप में सप्लाई करते हैं। ठीक है। अब पूरे यूरोप में सप्लाई करते हैं और मनमाना दाम वहाँ से वसूलते हैं। तो उससे क्या होता है कि यूरोपीय कंपनियाँ, अब मान लीजिए कहीं से मसाला आता है और 5 रुपये का मसाला हम 10 रुपये में खरीदते हैं। तो कभी ना कभी तो हम सोचेंगे कि आखिर इस मसाले का कहीं ना कहीं तो फैक्ट्री होगी, कहीं ना दुकान होगी, पता किया जाए थोक रेट में कितने का मिलता है। अब इन्होंने पता लगवाया तो इन्हें ये पता चला कि ये मसाले काफ़ी सस्ते आते हैं और ये अपना मनमाना रेट बेच रहे हैं। तो अब ये क्या कोशिश करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि हम भी इनके साथ जाएं, है ना, इसी रास्ते से होकर हम भी जाएं। तो हमें क्या होगा, इस रास्ते से हम जाएंगे, हम भी पता कर लेंगे मसाला क्या है, अपना मसाला हम ला लेंगे और अपना रेट हम खुद डिसाइड करेंगे, अपना रेट अपने मार्केट में बेचेंगे। हम इनको क्यों पैसे दें, हमारा क्षेत्र है, हम ही कमाएं, यही सी बात। तो इसी क्रम में क्या होता है कि जो अरब क्षेत्र में पानी वाला जो रास्ता रहता है, तो ये अरबी मुसलमान गुस्सा जाते हैं और इन्हें खदेड़ देते हैं और पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि भारत तक डायरेक्ट पहुंचा जाए, है ना। भारत तक 360 डिग्री आपको घूमना पड़ेगा, तब जाके भारत पहुंचोगे। और भारत का एग्जैक्ट लोकेशन भी किसी को नहीं पता था। तो अब जितने यूरोपीय देश हैं उसमें मुख्यतः आप देखेंगे पुर्तगाल, तो पुर्तगाल ने सबसे पहले विरोध दिया था। तो अब क्या होता है कि पुर्तगाली संकट में आ जाते हैं कि अब हम व्यापार कैसे करेंगे। उनके व्यापार, क्योंकि उनकी जो अर्थव्यवस्था थी, जो पैसे कमाने का साधन था, वो केवल व्यापार। जैसे हमारे आपके यहाँ जो भी लोग हैं वो क्या करते हैं
हम लोग जैसे सब्जी लगाते हैं और सब्जी लगा के मार्केट में बेचते हैं, उसके बाद हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। लेकिन ये सोचे मार्केट ही बंद हो जाए, तो अब मार्केट बंद हो गया आपका, तो फिर आप क्या करेंगे, बेचने के लिए, खरीदने के लिए, ना खरीदने को मिलेगा ना बेचने को मिलेगा। तब आप कोई ना कोई ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पे हमारा मार्केट सेट हो जाए, या तो हमको वहाँ से सब्जी मिल जाए या हम सब्जी बेच लें, जैसी आवश्यकता होगी। तो अब ये क्या करेंगे कि धीरे धीरे पुर्तगाली जो सरकार रहेगी, वहाँ राजा महाराजा का शासन रहता है। अब पुर्तगाली शासक बोलते हैं कि जो भी खोज कर लेगा मसालों की, जो भी व्यापार के क्षेत्रों की खोज कर लेगा, उसे हम इनाम देंगे, ये लालच देते हैं। उसी क्रम में बहुत से लोगों को भेजते हैं समुद्री मार्ग से, जाइए आप कुछ ऐसे देशों को पता करिए जहाँ से हम आसानी से व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि हमें इन अरबियों के भरोसे अब नहीं रहना, इनसे दबकर नहीं रहना। इसी क्रम में बहुत से लोग आते हैं, जिसमें वास्को डी गामा सबसे पहले आता है, और वास्को डी गामा पहुँचता है केरला वाले क्षेत्र में। केरला आपने मैप में देखा होगा कहाँ पड़ता है, साउथ में पड़ता है, दक्षिण में, ठीक है, इधर भी केरला पड़ता है ना। केरला में पहुंचते हैं वास्को डी गामा, मान लीजिए यूरोप है ये, और यहाँ से घूमते 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 यहाँ अफ्रीका पड़ता है, अफ्रीका के दक्षिणी पार्ट से होते होते ये पहुँचे, ठीक है। अब यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ शासक रहते हैं, तो शासक से कहते हैं कि हम आपका मसाला खरीदना चाहते हैं, है ना, क्योंकि मसाले का बहुत ट्रेस्ट था, मसाला बहुत पसंद करते थे पुर्तगाल में। तो शासक बोले कि लेकिन हमें क्या लाभ है, तो बोले कि हम आपको जितना अरबी मुसलमान आपको पैसा देते हैं उसका हम डबल ट्रिबल देंगे। तो सहमत हो गए कि ठीक है, यदि आप मुझे मुनाफा दे रहे हैं तो आपको देंगे। तो धीरे धीरे इनका व्यापार सेट हो जाता है, और जब इनका व्यापार सेट हो जाता है तो बहुत सारे लोग यहाँ आने लगते हैं इन्हीं के क्रम में। तो सबसे पहले हमने पुर्तगालियों को देखा, तो पुर्तगाली की बैकग्राउंड हिस्ट्री जो अभी तक हमने पढ़ा ये था। अब उसके बारे में हम कुछ लिख रहे थे, लेकिन उससे पहले हमने कुछ चीज़ें आपको दी थी कल, क्योंकि वो पीटी का क्वेश्चन बनता है, यदि आपने नहीं लिखी है तो उसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं पॉइंट आउट करा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार कब किया था, 1508, 1509, 1510 की 1511? मैं हाँ, अल्बुकर्क ने गोवा के सुल्तान आदिल शाह से गद्दी छीन ली थी 1510 में, ठीक है। कहीं कहीं 1511 भी मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दो में से एक ऑप्शन आएगा तो अपन टिक कर लेंगे वहाँ पे, लेकिन 1510 सबसे प्रमाणित समय माना जाता है। फ्रांसिस डी अल्मीड़ा, है ना, कब वायसराय बनकर भारत आया था, 1504, 1505, 1506 की 1507 में? हाँ, 1504, 1505, 1506 की 1507? 1505, है ना। ब्लू वाटर पॉलिसी भी इसी ने चलाई। ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत पूरे समुद्र क्षेत्र में इसका एकाधिकार हो गया था, है ना। तो नेवी इनकी बहुत मजबूत थी पुर्तगालियों की। इसी कारण आप देखेंगे कि जो अरबी मुसलमान रहते हैं यहाँ केरला के क्षेत्र में, केरला के आसपास आप क्या देखते हैं, इधर बंगाल की खाड़ी है ना, इस साइड देखेंगे बंगाल की खाड़ी है, उस साइड क्या है, अरब सागर के क्षेत्र में, यानी पूर्व साइड क्या है अपनी बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर के क्षेत्र है। तो यहाँ पानी में जिसके पास जितनी शक्ति होगी तो पानी में उससे कोई नहीं जीत सकता। अब पुर्तगालियों के पास जो है नेवी बहुत अच्छी है ना, उनके पास ऐसे सैनिक थे जो पानी में लगातार लड़ सकते थे। उनके पास जो शिप थी वो कई देशों से ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि आधुनिक शिप थी उनके पास, है ना। ऐसी शिपें थी कि जो माल भी ज़्यादा ढो सकती हैं और वहाँ से हम हमला भी ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं, और हमलावर से भी सुरक्षित थी। इसी कारण से देखेंगे कि अरबी मुसलमानों को ये खदेड़ देते हैं यहाँ से धीरे। तो एक और बता दीजिए आप कि कोचीन से, है ना, गोवा राजधानी कब परिवर्तित की गई थी, 1528, 1529, 1530 की 1531? 1500 कंफर्म है? अब बताइए पुर्तगालियों ने द्वीप पर कब अधिकार किया था? ऑप्शन है 1530, 1535, 1540, 35 में, ठीक है। और 1663 में ये आखिरी रूप से बाहर हो जाते हैं ना, डच इन्हें परास्त कर देते हैं। ऐसी ही दूसरी कंपनी आती है डच, है ना। आप देखेंगे यूरोप में नीदरलैंड एक देश है जहाँ के निवासियों को हॉलैंड या डच कहा जाता था पहले, ठीक है। नीदरलैंड में इन्हें डच कहा जाता है। तो नीदरलैंड की भी कंपनी यहाँ आती है, इनसे लड़ाई करती है, पुर्तगालियों को बाहर खदेड़ देती है। 1663 की वो समय अवधि रहती है जब इन्हें खदेड़ देगी और डच का यहाँ पे शासन हो जाता है। लेकिन प्रतिस्पर्धा किनसे रहती है? अंग्रेजों से, क्योंकि तब तक अंग्रेज यहाँ आ चुके थे, इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब कुछ चीजें लिख लीजिए आप, इसमें केवल आपको ये लिखना है पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ।
पुर्तगालियों का पतन। हाँ, टॉपिक पुर्तगालियों के बारे में हमने बताया कैसे आए, है ना, पुर्तगालियों का पतन। पुर्तगालियों के पतन के कारण, एक सेकंड, एक काम करिए आप थोड़ा सा बैकग्राउंड भी लिख लीजिए, है ना, ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए, क्योंकि चीज़ें मैंने समझा दी हैं लेकिन याद रखने के लिए पढ़ना जरूरी है एक बार। तो लिख लीजिए, वास्को डी गामा, पुर्तगाली डालिए टॉपिक में, है ना, पुर्तगालियों के बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं कि कौन से शासक थे पुर्तगालियों में, यदि वायसराय गवर्नर जनरल कौन आए और उसके बाद इन्होंने क्या यहाँ काम किया है। आज हम पुर्तगाली को पूरी तरीके से निपटा लेंगे मेंस पर्पज से, है ना, और उसके बाद कल आपका पुर्तगाली हम पूछेंगे भी, एक क्वेश्चन भी देंगे, उसका आंसर भी लिख के लाना है। लिखिए, वास्को डी गामा के भारत आने से वास्को डी गामा के भारत आने से बैठ जाइए उनसे, लिखिए, स्टार्ट ही किया हमने पुर्तगाली। अब पुर्तगालियों के बारे में कुछ जानकारी जरूरी है जो हमने समझाई है, तो लिखिए इसमें वास्को डी गामा के भारत आने से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का प्रारंभ होता है। पुर्तगालियों के भारत आने का उद्देश्य बताइए आप, कल तो आप क्लास में थे ना अभिषेक जी, पुर्तगालियों के भारत आने का उद्देश्य बताइए। पहला तो अपनी वैश्विक सत्ता स्थापित करना, दूसरा व्यापार करना, और उन्होंने एक मोटिव अपनाया था कि वैवाहिक संबंध स्थापित करना। वैवाहिक संबंध स्थापित करना, तो वैवाहिक संबंध स्थापित क्यों करना चाहते हैं? व्यापार के लिए। व्यापार के लिए कि अपनी सेना की बसाहट के लिए? यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आ गया था कि अब हम यहाँ शासन भी कर सकते हैं। धर्म परिवर्तन, ईसाईयत का प्रचार। दो प्रमुख कारण थे, तो लिख लीजिए दो प्रमुख कारण। आप भी लिखिए, हिंदी लिख लेते हैं ना, लिखिए, दो प्रमुख कारण थे। वास्को डी गामा आपके भी क्लास में है, कौन से 8 क्लास में ना, वास्को डी गामा आपके इसमें है। दो प्रमुख कारण थे, पहला अरबों और वेनिस समझते हैं कौन सा प्लेस? इटली, है ना, इटली के पास ही अरब व्यापारी हैं, और इटली से देखेंगे तो इटली से ही समुद्री मार्ग पहले जुड़ा था, है ना। पहले जो ये स्वेज नहर वगैरह बढ़ गई है ना, बन गई थी, तो वो पहले नहीं थी क्योंकि ये बाद में बनी है। यदि वो पहले होती तो इतना भटकना नहीं पड़ता, वहां से डायरेक्ट आ जाते संपर्क स्थापित करके, है ना। लेकिन स्वेज नहर थी नहीं, तब घूमना पड़ा इन्हें। तो पहला क्या देखेंगे, अरब और वेनिस व्यापारियों के प्रभाव को समाप्त करना। आप इस क्रम में देखते हैं लगातार गोलीबारी होती रहती है ना, कई अरबियों की हत्या की जाती है, उनके जहाज लूटे जाते हैं, और समय समय पर उनकी जो व्यापारिक कोठियां हैं उन पे भी हमले होते रहते हैं, है ना। दूसरा लिखिए, भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करना। ईसाई धर्म का प्रसार करना। अब यहाँ पे आप रुकेंगे और एक बात बताता हूँ आपको। इन्होंने ईसाई धर्म परिवर्तन के लिए अकबर को भी अपने जाल में फंसाया, जहांगीर को भी फंसाया, और यहाँ तक कि अकबर ने भी रुचि दिखाई ईसाई धर्म में। और जो ईसाई पोप थे, ईसाई गुरु थे, उनको 3 बार आमंत्रित किया
ईसाई धर्म के कुछ क्वेश्चन उसने किए कि यदि आप हमको तुष्ट कर लेते हैं तो हम ईसाई धर्म को हम स्वीकार कर लेंगे। पुर्तगालियों को बड़ी आशा थी कि हम अकबर को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 बार अकबर ने बुलाया, लेकिन तीनों बार अकबर उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं रहा। और फिर जब चौथी बार अकबर ने बुलाया तो उन्होंने मना कर दिया। वो समझ गए कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और ऐसा कर क्यों रहे थे? क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अकबर और जहांगीर इसमें ईसाई धर्म में इंटरेस्ट ले रहे थे, पर रियलिटी बताता हूँ क्या है। जहांगीर क्या कर रहा था? जहांगीर अकबर की सत्ता हथियाने में लगा हुआ था, और इसके लिए वो क्या कर रहा था? पुर्तगालियों का सहयोग ले रहा था। पुर्तगालियों की नेवी अच्छी थी, उनके पास आधुनिक हथियार थे। उस समय जहाँ यहाँ भाले चल रहे हैं, तलवार चल रहे हैं, नॉर्मल तोपें चल रही हैं, उस समय उनके पास हाई रेंज तोपें हैं, अच्छी खासी बंदूकें हैं। और वो बंदूकें हैं जो दूर की रेंज, उस समय भी दूर के रेंज में निशाना मार सकती है। अब उस समय आर्टिलरी गन तो नहीं थी, AK-47 होती, घरना दिया गया, लेकिन ऐसी बंदूकें जरूर थी कि अमूमन आप देखेंगे 20 से 30 मीटर आसानी से आप भेज सकते हैं। तो अकबर क्या सोच रहा था कि हम पुर्तगालियों को इसी आड़ में अपने घेर में लेते हैं और इनसे हम क्या लेंगे? आधुनिक हथियार लेंगे, है ना। यदि अकबर और जहांगीर को आधुनिक हथियार मिल जाते हैं तो यकीन मानिए दक्षिण भारत की सत्ता में भी ये पैर पसार लेते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे पास हथियार नहीं थे। जितने भी क्षेत्र हमने खोए हैं, जितने भी क्षेत्र हारे हैं, तो केवल हथियार न होने के कारण। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, 1764 में बिहार में बक्सर नामक स्थान है, जहाँ पे अंग्रेज और मीर कासिम की संयुक्त सेना भिड़ती है और मीर कासिम उसमें हार जाते हैं, जबकि इनके पास 5 से 10 हज़ार की सेना रहती है और उनके पास 1 लाख की सेना रहती है। फिर भी अंग्रेज उन्हें हरा देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास आधुनिक हथियार थे। इस चीज़ का महत्व कौन समझता है? इस चीज़ का महत्व बाद के शासक समझते हैं। और बाद में आप देखेंगे जब टीपू सुल्तान वगैरह आएंगे, हैदर अली वगैरह आएंगे, तो फ्रांसीसी संबंध स्थापित करेंगे और शास्त्रागार, जहाँ बंदूकें बनाई जाती हैं, उनका निर्माण कर देते हैं, है ना, कि जिनके पास आज वेपन्स होंगे वही जीतेंगे। आज के क्रम में भी क्या चल रहा है? आप देखिए, चाइना हो, पाकिस्तान हो, है ना, अमेरिका हो, रसिया हो, सबसे ज़्यादा किसमें अपना पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? हथियार बनाने में। क्यों कर रहे हैं? जानते हैं जिसके पास जितने ज़्यादा आधुनिक हथियार होंगे आज वही देश पे राज करेगा। आज भारत सबसे ज़्यादा डिफेंस में पैसा क्यों खर्च कर रहा है? क्यों कर रहा है डिफेंस में? क्योंकि यदि भारत का डिफेंस सेक्टर मजबूत हो जाता है, हमारे पास हर वो आइटम उपलब्ध हो जाए जिससे हम आधुनिक युद्ध लड़ सकते हैं, तो ये हमारे लिए अचीवमेंट होगी। इस कारण से मोदी जी सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ निवेश कर रहे हैं इस समय? डिफेंस सेक्टर में। तो अब अकबर और जहांगीर दोनों जुगाड़ में ये थे कि इनसे आधुनिक हथियार लिए जाएं। इस कारण से बार बार इन्हें प्रलोभित करते थे कि हमको ईसाई धर्म में इंटरेस्ट है। इवन आप देखेंगे जब जहांगीर का राज्याभिषेक होता है, राज तिलक होता है, तब आसपास ईसाई धर्म की फोटो लगी रहती है। तो वहाँ की जो लोकल जनता रहती है ना, तो वो ये सोचती है कि शायद ये ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया है। लेकिन सिर्फ ये ईसाइयों को प्रसन्न करने के लिए कि ये ईसाई हमारे घर में एक बार आ जाएं तो इनकी पूरी स्ट्रेटजी हम जान लेंगे। लेकिन ईसाई भी बुद्धिमान थे, है ना, पुर्तगाली बुद्धिमान थे, इतनी आसानी से उनके जाल में आने नहीं वाले थे। और इस कारण से देखेंगे कि आप मुगल सत्ता से ले लेते हैं ये विरोध, है ना, अकबर बुलाता है नहीं जाते, जहांगीर से लड़ाई हो जाती है, बाद में शाहजहां जब आएगा तो शाहजहां इनसे नफरत ही करने लगता है पुर्तगालियों से। तो ये सब इनके पतन के कारण बनेंगे, है ना, ये सब दुश्मनी इन्होंने पाल रखी थी। इस कारण से अकबर और जहांगीर ईसाई धर्म में क्यों इंटरेस्ट रख रहे थे? क्यों रख रहे थे? आधुनिक हथियारों के लिए। तो मेन मोटो, मेन मंशा ये है। यदि स्टेटमेंट में आता है कि क्या अकबर और जहांगीर, है ना, ईसाई धर्म में वास्तव में इच्छा शक्ति से परिवर्तित होना चाहते थे, तो आपका स्टेटमेंट होगा नहीं। क्या अकबर और जहांगीर का ईसाई धर्म में रुचि लेना केवल राजनीतिक षड्यंत्र था? तो आपका बिल्कुल होगा कि हाँ सही है, ये एक राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। इसलिए बता रहा हूँ, यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, है ना, उसमें आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, उसी में से सही गलत जितने होंगे तो उसमें पूछ लेगा इसमें कितने सही है, केवल 1 और 2, 1 2 3, 1 2 3 4, या फिर 2 और 4, या इनमें से कोई नहीं। इस कारण से स्टेटमेंट को बारीकी से हमें समझना है, इस कारण से हम ये बता रहे हैं। चलिए आगे लिखिए। पुर्तगाल सरकार ने, यहाँ तक आया समझ में उनके उद्देश्य, इसमें तो कुछ नहीं है। पुर्तगाल सरकार ने व्यापार और वाणिज्य, है ना, व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करने के लिए
पुर्तगाली ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की, है ना। वाणिज्य कॉमर्शलाइजेशन, अपने व्यापार को फैलाएंगे ही आगे चल के, तो इसके लिए क्या होगा, पुर्तगाली ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना होगी। जैसा कि हमने देखा पुर्तगाली ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेड मीन्स क्या होता है, ट्रेड, व्यापार, व्यापार। लिखें कंपनी वायसराय के नियंत्रण। वायसराय क्या होता है, आप बताएं गौरव जी। गवर्नर जनरल आपने सुना है, क्या होते हैं गवर्नर जनरल? गवर्नर देश का गवर्नर है। हाँ, आज भी है गवर्नर, राज्यपाल की उसमें देखते हैं आप। पहले क्या था कि बाहरी कंपनियां जो आई थी विदेश से, जिसमें अंग्रेज देखेंगे तो भारत पे शासन कर रहे थे, तो किसी न किसी को तो भेजेंगे वहां की सत्ता संभालने के लिए। तो चूंकि पहले कंपनी आई थी और कंपनी थी प्राइवेट, अंग्रेजों की कंपनी गवर्नमेंट नहीं थी, अंग्रेजों की कंपनी में जितने शेयर होल्डर थे पहले प्राइवेट थे, है ना। इसी कारण से आप देखेंगे कि बाद में 1857 की क्रांति के बाद में आप देखते हैं कि 1858 का एक्ट आता है, जिसमें भारत की सत्ता डायरेक्ट ब्रिटेन से कंट्रोल होने लगती है, महारानी के हाथों में आ जाती है। तो ये टर्म क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जितनी सत्ता थी कंपनी के हाथों में थी और कंपनी प्राइवेट लोगों की थी। अब वो कंपनी गवर्नमेंट लोगों की हो गई और कंपनी का अस्तित्व वहां से समाप्त हो जाता है। तो अब यहाँ शासन करने के लिए किसी न किसी को वहां से भेजा जाएगा, तो कंपनी की तरफ से गवर्नर जनरल नियुक्त होते हैं, और जब इनका दायरा बढ़ जाएगा आगे चल के पूरे देश के लिए करने लगेंगे तो वायसराय पद क्रिएट किया जाता है। और वायसराय कहाँ से आते हैं, वहीं की जो लोकसभा राज्यसभा है ना, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड चलते थे ब्रिटेन में, वहां के ही ये सदस्य होते थे, है ना। सम्राज्ञी के मेंबरशिप के लिए रहते थे, तो वहीं के राज्यसभा से ये आते थे और यहाँ शासन करते थे। तो ये बड़े योग्य होते थे, पढ़े लिखे भी होते थे, योग्य भी होते थे, सैनिक दक्षता भी रहती थी, प्रशासनिक दक्षता भी इनके अंदर रहती थी। तो ये गवर्नर जनरल और वायसराय की कहानी है। ये दोबारा पूछूंगा तो बन जाएगा, ठीक। लिखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा कंपनी वायसराय के नियंत्रण के अंतर्गत काम करती है ना। समझ में आ, क्या समझ में आ? कंपनी वायसराय के नियंत्रण के अधीन में काम करती है। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, आप उसे देख लेंगे, है ना, और उससे नोट्स तैयार कर लेंगे। लिखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी अभिषेक जी कुछ, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। देखिए क्या है कि बोलना बहुत जरूरी है। कल आप इंटरव्यू के स्टेज में जाएंगे या कभी मान लीजिए कक्षाएं नहीं जाते हैं, कभी मान लीजिए दिल्ली जाने की इच्छा हो गई, यदि आप नहीं बोलेंगे वहाँ तो ये आपके लिए बहुत माइनस पॉइंट रहेगा, बहुत सारी जानकारी से आप वंचित हो जाएंगे। इस कारण से बोलना जरूरी है, सही हो गलत हो तो हम समाधान करेंगे। समुद्री क्षेत्रों पर अपना अधिकार, समुद्री क्षेत्र पर अपना अधिकार, क्या मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी, इससे क्या समझ रहे हैं आप? वाटर मीन्स क्या होता है? तो पॉलिसी है तो पानी की पॉलिसी है, इतना तो समझ में आ गया कि ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब समुद्र की, है ना, या नदी की या तालाब की, कुछ भी आप समझे तो है तो पानी संबंधित। तो उसने जैसा बताया कि समुद्र के क्षेत्र में एकाधिकार की बात करते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। जब ये 1505 में आते हैं तो समुद्र के क्षेत्र में इनकी नेवी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आसपास के दूर दूर तक क्षेत्र में किसी को घुसने नहीं देते हैं। जितने भी जहाज आएंगे लूट लिए जाएंगे, इवन ये मुगलों के जहाज भी लूट लेते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ तक कि आप देखें शाहजहां के जहाज भी लूट लेते हैं। अब कहेंगे शाहजहां के जहाज लूट लेना अपने आप में बड़ी बात है, मुगल सत्ता को चुनौती देना अपने आप में बड़ी बात है। तो ये देते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी नेवी स्ट्रांग रहती है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब हो गया कि आसपास का जितना भी समुद्री क्षेत्र है वहाँ एकाधिकार होना, इनके बिना ना जहाज आएगी, इनके परमिशन के बिना ना जहाज जाएगी। ये स्टाम्प देते थे, ठप्पा लगाते थे, है ना,
इनके लिए पावती देते थे। यदि पावती आपके पास नहीं है तो आपके जहाज को लूट लिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। इस कारण से ब्लू वाटर पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण है। 20 वर्ड का क्वेश्चन बनता है ब्लू वाटर पॉलिसी, तो इसमें आपको केवल परिभाषा देनी रहती है, दे लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका लक्ष्य समुद्र पर पुर्तगाली आधिपत्य स्वीकार करना है। पुर्तगाली आधिपत्य स्वीकार करना है। आधिपत्य माने क्या होता है? आधिपत्य खुशी अधिकार, ठीक है। राज करना, अधिकार करना, ठीक है। शासन करना, बताओ। हाँ कैसे बोलो? राज करना। क्या करना? राज करना। हाँ राज करना, बहुत बढ़िया। जिसका लक्ष्य समुद्र में पुर्तगाली आधिपत्य स्थापित करना है एवं केवल, ये स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से देखना है, केवल व्यापार और वाणिज्य के उद्देश्य के लिए, केवल व्यापार और वाणिज्य के उद्देश्य के लिए भारत के साथ पुर्तगाली संबंधों को सीमित करना था। इस स्टेटमेंट से आपकी सारी मंशा क्लियर हो जाएगी। बताता हूं कैसे। उद्देश्य के लिए भारत के साथ पुर्तगाली संबंध को सीमित करना था, है ना। ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है एक्चुअल में? ये स्टेटमेंट आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खोल के रख देगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि इनका एकमात्र उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम भारत पर राज करेंगे। पानी पे राज किया इन्होंने, लेकिन वो भी ट्रेड के हिसाब से। जैसा अंग्रेजों के मन में विचार आया कि हम शासन करेंगे, सेना रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, राजाओं को आपस में लड़ाएंगे और उसके बाद यहाँ पर शासन संभालेंगे। इसी के लिए देखेंगे कि पहले जो कंपनी व्यापार के लिए आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, बाद में क्या करने लगती है? शासन करने लगती है। लेकिन ये कभी शासन नहीं करते हैं, ये केवल अपना लाभ देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, हर जगह व्यापार करते हैं। तो यदि स्टेटमेंट आता है कि पुर्तगालियों का एकमात्र उद्देश्य भारत में प्रशासन करना था, तो क्या ये सही है या गलत? क्या था? व्यापार करना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। चलिए अल्मीड़ा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो आम वाला अल्फांसो आम भी पुर्तगालियों ने ही दिया था, है ना। ये जो अल्फांसो नाम सुनते हैं, जितने नाम है अल्फांसो के, सब पुर्तगाली में होता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। एक बात लिख देता हूं यहाँ पे। अल्बुकर्क लिख लेंगे। अल्फांसो हम खाते हैं आप लोग? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये क्वेश्चन बनता है, अल्फांसो आम कहाँ से आए? पुर्तगालियों के द्वारा। और अल्फांसो आम को जीआई टैग भी दिया गया है महाराष्ट्र में, है ना। रत्नागिरी के आसपास वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं अल्फांसो आम। 1509 में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया। गवर्नर जनरल और वायसराय में बेसिक डिफरेंस क्या है? हालांकि गवर्नर जनरल बाद में वायसराय बनते हैं, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है? सेंटर और स्टेट का है नहीं। जब गवर्नर जनरल आए थे तो कंपनी के आदमी थे,
और वायसराय जब आते हैं तो ब्रिटिश क्राउन से आते हैं डायरेक्ट, है ना, ब्रिटेन से आते हैं वायसराय बनकर। तब उन्हें कंपनी के अधीन में काम करना नहीं पड़ता है। जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे तब तक वो कंपनी के अधीन रहेंगे। और जैसे ही गवर्नर जनरल से वायसराय बनते हैं, तो वायसराय कहने का मतलब ये कि वायसराय जब बनकर कोई आता है तो इसका मतलब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से संबंधित है। प्राइवेट गवर्नमेंट, कौन सा प्राइवेट गवर्नमेंट टाइप। प्राइवेट नहीं, पार्लियामेंट अपनी होती संसद ना। तो जैसे कल को मान लो राजनाथ सिंह बन जाए, वायसराय बन जाए, पद क्रिएट कर दिया जाए कि राजनाथ सिंह बन गए हैं अपने वायसराय, तो वायसराय तो बन गए लेकिन वो सदस्य कहाँ के हैं, पार्लियामेंट के। ऐसे वायसराय वहां से बन के आते थे, तो वायसराय योग्य लोग ही बन के यहाँ आते थे, ये कहने का मतलब। और गवर्नर जनरल कब बने, गवर्नर जनरल तब बने जब कंपनी आई, कंपनी के लोगों ने, प्राइवेट लोगों ने सोचा कि एक व्यक्ति का मैनेजमेंट होना चाहिए, तो उसको हेड बना के रख दिया कि आप पूरा प्रशासनिक क्षेत्र संभालो। हालांकि गवर्नर जनरल के ऊपर भी कंट्रोल रहता था ब्रिटेन का, ऐसा नहीं है, लेकिन वायसराय चूंकि उनके संसद से सुन के आते थे, संसद से निकल कर आते थे, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये बेसिक डिफरेंस पूछूंगा मैं बीच बीच में, बनना चाहिए, है ना, क्योंकि इतना एक एक शब्द को समझना भी बहुत जरूरी है ना। कल आप किताब पढ़ेंगे, जब किताब उठाएंगे कोई भी टेक्निकल बुक उठाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। नहीं अभी सब आपको एक बराबर लगेगा, हवाई लगेगा, ऊपर से जाएगा, क्योंकि आपने शब्दों के अर्थ नहीं पता है आपको। इस कारण से एक चीज जानना बहुत जरूरी। और जो भी क्वेश्चन हो, एनी वन को, टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, आज के बाद भी कोई क्वेश्चन यदि मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया है तो अगले दिन आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी फैक्ट पूछ सकते हैं, या कुछ भी इससे क्वेश्चन बनता है, पीटी मेंस कुछ भी बनता है उसका, तो आप पूछ सकते हैं कि ये चीज ऐसी थी कि नहीं, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। लिखिए, वायसराय बनकर भारत आया, इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये है स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स का क्वेश्चन कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क उसका उत्तर है। अब एक प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसको वास्तविक शक्ति का जनक क्यों कहते हैं? क्या इससे पहले लोगों ने युद्ध नहीं लड़े? क्या इससे पहले लोगों में उतनी क्वालिटी नहीं थी जितनी इसमें थी? क्या उससे पहले लोगों ने साम्राज्य विस्तार नहीं किया? क्यों कहते हैं ऐसा? क्या रीजन है कि कहते हैं कि ये वास्तविक शक्ति का जनक है भारत में? इसने राजधानी पहली बनाई थी। नहीं, ये रीजन नहीं। राजधानी तो नीनो दी पूना 1530 में कोचीन से गोवा ले जाते हैं, तो इससे ज्यादा पावर की बात क्या होगी? तो फिर तो उन्हें भी कहा जा सकता है। सोचे, तर्क लगाएं। ऐसी चीज बनाई हो। अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने गोवा के शासक आदिल शाह को खदेड़ दिया। ये पहला अवसर था जहां पे गोवा जैसी सल्तनत जो कि मुगल सत्ता के अधीन काम कर रही थी, वहां पे इन्होंने अपना आधिपत्य लिया, है ना, वहां पे अधिकार किया। बहुत बड़ी बात होती है। भारत में आके भारत के क्षेत्र में भारत के शासक को ही उसके क्षेत्र से निकाल देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अभी तक जितने शासक आएंगे, जितने भी वायसराय आएंगे, तो क्या करेंगे? वो केवल व्यापार पे कंट्रोल करते हैं, व्यापार देखते हैं। लेकिन ये जैसे ही आता है, इसने युद्ध भी किया, है ना, गोवा की गद्दी छीन ली और गोवा पूरा अपने कंट्रोल में कर लिया। इस कारण से भारत में वास्तविक शक्ति का जनक कहते हैं। ठीक है, ये पहला ऐसा शासक था। अब लिखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क की उपलब्धियां। उपलब्धियां में लिखिए, 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीत लिया। और जितना भी मैं पढ़ाऊं मैं कल इसको पूछूंगा, इससे जो भी फैक्चुअल डेटा निकलता है रीड मार के आएंगे आप लोग, ठीक है ना। गोवा नहीं, बीजापुर के सुल्तान से गोवा की गद्दी छीन ली, ये गोवा को जीत लिया। गोवा की विजय में, गोवा कहाँ पड़ता है, पूर्व की पश्चिम? गौरव जी, गोवा पूर्व में ही तो पड़ता है, पश्चिम में क्यों नहीं पड़ता है?
पश्चिम पड़ता है। पश्चिम में पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है, पूर्व में गोवा, पूर्व में नहीं पड़ता है, सही है, पश्चिम में पड़ता है, ठीक है, लोकेशन वाइज, ठीक है। ये लिखा गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व को स्थापित कर दिया। प्रभुत्व माने क्या होता है? नौसैनिक प्रभुत्व को स्थापित कर दिया। सत्ता तो होती है, बेशक होती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है? आप तो पॉलिटी पूरी पढ़े हैं ना एक बार, अभिषेक जी, आपको तो पॉलिटी पूरी पढ़ी हुई है, एक बार बताएं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला ही प्रस्तावना का टॉपिक है, बताएं। देखिए इसमें बताएं, जो मन में आए वो बताएं, बस थोड़ा संबंधित होना चाहिए, बाकी मैं क्लियर कर लूंगा। क्या होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब? इसका मतलब कि किसी भी जैसे क्षेत्र है ना, तो उस पर पहला तो अधिकार स्थापित करना, प्लस वहाँ के क्रियान्वयन के लिए एक नियमावली तैयार करना। बिल्कुल, और ठीक है, ये भी सही है, लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता का मतलब ये होता है टोटल सोवरेनिटी, इंग्लिश में बोलते हैं ना, सोवरेन कंट्री बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब कोई देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो जाता है तो उस पर हम किसी बाहरी देश का नियंत्रण स्थापित नहीं करते हैं। कहने का मतलब जैसे हम, हमारी जो प्रियम्बल है तो उसमें हमने कहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब अब हम ऐसी शक्ति हैं कि अपना काम हम स्वयं देख लेंगे, उसके लिए हमें बाहर किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अभी चाइना से हमारा गलवान घाटी का विवाद हुआ, जिसमें हमारे 20 शहादत है ना प्राप्त सपूत गए थे, है ना, बहुत दुखद घटना थी। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हमने किसी देश से सहायता मांगी? चाइना वाले विवाद में किसी देश को कहा कि हमारी मदद करें, हमारे मुद्दे में बोले? क्यों नहीं कहा? क्योंकि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना, हम बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे, ना ही हमें बाहरी किसी की जरूरत है। हम अपने मामले के लिए स्वयं बैठे हैं। जैसे एक पिता होता है, तो हमारे आपके पिता हैं, वो काम करते हैं, है ना, वो काम करते हैं, मान लीजिए अब वो अपना काम कर रहे हैं, तो क्या वो हमसे पूछते हैं कि मैं ये काम करूँ कि ना करूँ? जो अपना काम कर रहे हैं नहीं पूछते। क्या पूरे गांव से मतलब बाहरी क्षेत्र, तो पूरे गांव से पूछते हैं कि मैं काम करूँ या ना करूँ? नहीं करते। वो स्वतंत्र हैं, वो जो करना चाहते हैं, उन्हें लगता है ये तरक्की के लिए जरूरी, वो करते हैं। ना तो अपने घर वालों से ज़्यादा पूछेंगे और ना ही पूरे समाज या परिवार से पूछेंगे। तो यही समाज परिवार हो जाता है पूरा विश्व। समाज परिवार क्या हो जाता है? पूरा विश्व। विश्व में किसी से नहीं पूछना है कि चाइना से हमारा विवाद चल रहा है तो क्या किया जाए, हमें किसी से राय नहीं लेनी, हमें अपने डिसीजन खुद लेंगे। और ऊपर से बच्चे वाली जहाँ बात आ जाती है कि हम लोग से, तो हम लोग मतलब स्टेट। क्या मोदी जी ने महाराष्ट्र से पूछा कि चाइना के साथ क्या किया जाए? कि बिहार से पूछा? कि उत्तर प्रदेश से पूछा? ना तो उन्होंने बच्चों से पूछा और ना तो बड़ों से पूछा। उनकी तरक्की के लिए जो जरूरी है, क्योंकि वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, वह स्वतंत्र है, अपने निर्णय लेने के लिए बाहरी दबाव नहीं है। इस कारण से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है संपूर्ण स्वतंत्रता, ना तो बाहरी दबाव होगा ना तो आंतरिक दबाव होगा, ये जानना। ठीक है, सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी जुड़ी हुई है, पॉलिटी पढ़ेंगे, जियोग्राफी जुड़ी हुई है। आप स्टेट देखते हैं, हैदराबाद से तेलंगाना को अलग किया गया है, तो क्या है? वो जियोग्राफी का हिस्सा है ना। मैपिंग में जाएंगे, हैदराबाद तेलंगाना क्या है? जियोग्राफी का हिस्सा है। तो हर सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस तरीके से पढ़ना है, तभी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, कहाँ तक लिखा आपने? है ना, देखिए साथ ही उसने फारस की खाड़ी में ईरान के पास पड़ता है ना, फारसी आप सुनते हैं, फारसी वगैरह, है ना, स्थित पश्चिमी एशिया
के हारमुज और दक्षिण पूर्व एशिया के मलक्का। एशिया के दक्षिण पूर्व एशिया के मलक्का, दक्षिणी पश्चिम के हारमुज और दक्षिणी पूर्व एशिया। दक्षिणी पश्चिमी क्या आप लिखिए, फारस की खाड़ी आपने लिखा पहले, नहीं दक्षिणी पश्चिमी में लिखिए हारमुज बंदरगाह है। पहला आपने लिखा फारस की खाड़ी प्लस दक्षिण पश्चिमी के हारमुज, प्लस लिखिए दक्षिण पश्चिम के हारमुज, अब प्लस दक्षिण पूर्व। दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व समझते हैं, कंफर्म समझते हैं, आप भी समझते हैं है ना। दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व का एरिया समझते हैं, कौन सा होता है देखिए दक्षिण, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए ये आप जानते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो बोलिए दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व का मतलब ये, ठीक। दक्षिण पश्चिम का बोला तो क्या मतलब है यहाँ का, ये, ठीक है। तो यहाँ भारत क्या आप देखेंगे, मान लीजिए भारत इस क्षेत्र में स्थित है, तो बगल में क्या है, पश्चिमी क्षेत्र में ईरान स्थित, वही फारस की खाड़ी भी है, वही हारमुज पोर्ट भी है, हारमुज बंदरगाह। और यहाँ मलक्का इंडोनेशिया के आसपास वाले क्षेत्रों में आप देखेंगे मलक्का मलाया प्रायद्वीप है ना, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है। तो यहाँ भी अधिकार कर लेते हैं मलक्का को, दक्षिण पूर्व एशिया के मलक्का को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। तथा दमन एवं दीव में भी, दमन एवं दीव में भी पुर्तगाली व्यापार केंद्र बनाए गए। पुर्तगाली व्यापार केंद्र बनाए गए। पुर्तगाली क्या सिर्फ मसाले का ही व्यापार करते थे यहाँ से, या कुछ और भी ले जाते थे? ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण वस्तु थी, कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कच्चा माल था जिसके लिए इन्होंने बंगाल में फैक्ट्रियां स्थापित की? बंगाल फेमस ही है उसके लिए, सिल्क के लिए। रेशम, रेशम के लिए, रेशम का ट्रेड बहुत समय से होता था बंगाल में। और बंगाल आप देखेंगे सिल्क रूट कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, तो सिल्क रूट भी यही सिल्क ले जाने वाला काम था वहाँ, है ना। जब हम देखेंगे आगे चल के तो सिल्क रूट भी पढ़ेंगे, प्राचीन भारत में आ जाएगा, है ना। तो सिल्क रूट भी पढ़ेंगे वहाँ पे। तो सिल्क रूट क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिल्क बहुत ज़्यादा है ना, रेशम का काफ़ी व्यापार होता था हमारे यहाँ। और ये रेशम यहाँ से उठा ले जाते थे, वहाँ क्या करते थे, रेशम से वस्त्र बनाते थे, या वस्त्र ही उठा ले जाते थे। अपने यहाँ वस्त्र की भी बुनाई होती थी। हमारे यहाँ छोटे छोटे उद्योग धंधे ही थे, लेकिन भारत पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर में आत्मनिर्भर था। आपको क्या लगता है भारत में पहले उद्योग धंधे नहीं थे? भारत में पहले गांव गांव घर घर उद्योग धंधे थे। भले ही चरखा रहा हो कपड़े बनाने के लिए, लेकिन था। आटा पीसने के लिए पहले भी चाहे सिलौटी का उपयोग होता रहा, लेकिन था। ऐसी हर वस्तु जिसका उपयोग मानव जीवन में जरूरी है, उसके लिए खुद के घर में व्यापार केंद्र थे। तो बहुत समय बाद फिर परिवर्तन आता है। अंग्रेज यहाँ आए तो अब बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि अंग्रेज ना होते तो हम लोग शिक्षित ना होते, सभ्य ना होते। स्कूलें दे गए, ट्रेन दे गए, इतनी सारी चीज़ें दे गए। तो ये अंग्रेज आपका भला करने के लिए नहीं दे गए हैं कि आप सोच रहे हैं अंग्रेज। ये अंग्रेज अपने लिए बना के गए, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब बाद में निकल गए उसका उपयोग हम कर रहे हैं। उनको हमसे आपसे कभी लगाव नहीं था। कि आप ये बहुत सारा तर्क दे देते हैं, देश विरोधी नारे लगा देते हैं कि अंग्रेज जिंदाबाद कभी कभी। जिंदाबाद ना कहें, कारण क्या है कि वो जितना भी काम करके गए वो सिर्फ अपने लिए करके गए, हमारे आपके लिए कभी नहीं किया उन्होंने। नहीं, हमारे यहाँ की इंडस्ट्रियल सेटअप हो जाता, ये कच्चा माल ले जाके ब्रिटेन से, सोचिए हमारे यहाँ से सिल्क उठा ले गए, रेशम उठा ले गए, और वहाँ कपड़ा बनाते थे और वही कपड़ा हमको बेचते थे महंगे में। अब सोचिए हमारा ही माल ले जाके हमें ही बेच रहे हैं, क्या कहेंगे, हमारे हितधारक हैं। तो ये जानना जरूरी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है यहाँ पे, है ना। चलिए लिखिए, अल्लुकार्ट ने भारत में
पुर्तगाली नियंत्रण को मजबूत बनाया। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली नियंत्रण को मजबूत बनाया। वह एक कुशल प्रशासक था। उसने स्थानीय लोगों को भी प्रशासन में सम्मिलित किया। वह एक कुशल प्रशासक था। उसने स्थानीय लोगों को भी प्रशासन में सम्मिलित किया। उसने अपने स्वदेश वासियों को, अब यहां से शुरुआत होगी एक बेहतरीन मूवमेंट की, है ना। स्थानीय लोगों को भी प्रशासन में सम्मिलित किया, है ना, नौकरी दी, जो काम बाद में अंग्रेज भी करते हैं। उसने अपने स्वदेश वासियों को, है ना, अपने देश में जो लोग थे उनको यहाँ बुलाया। स्वदेश वासियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। अंग्रेज जब आए थे उन्होंने किस धर्म का प्रचार प्रसार किया? इन्होंने तो ईसाई का किया। बताएं गौरव जी थोड़ा, अंग्रेजों ने किस धर्म का प्रचार प्रसार किया? एनी आइडिया? अंग्रेजों का धर्म कौन सा था? कैथोलिक तो क्रिश्चियन ही होते हैं, ये भी कैथोलिक ही थे, है ना। प्रोटेस्टेंट बहुत बाद में आए हैं, पहले कैथोलिक थे। मतलब कैथोलिक मतलब रूढ़िवादी अपने समय के। अंग्रेज भी ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही आए थे। अब अंग्रेज अलग थोड़ी हैं, यूरोप का हिस्सा है। 1813 का चार्टर देखेंगे जहाँ पे ईसाई मिशनरी भेजे जाते हैं भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए। वो भी कुछ इसी तरह की नीति अपनाते हैं कि भारत में एक तो पहले ईसाई धर्म में कन्वर्ट करो, और ना हो पाए तो शादी कर लो, तब तो हो ही जाएंगे, और बच्चे भी होंगे वो भी क्रिश्चियन हो जाएंगे, और बच्चों के बच्चे आगे चल के पूरा देश क्रिश्चियन हो जाएगा। उनकी पॉलिसी भी खतरनाक थी, है ना। आपको उसमें कौन सा धर्म आ गया था दिमाग में? अच्छा, वो इंग्लैंडियन नहीं बोल रही है, इंग्लैंडियन धर्म का प्रचार प्रसार करने आया। चलिए, अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सती प्रथा बताएं। जलती चिता में मतलब जिसका हस्बैंड खत्म हो जाता है तो उसको बिठा दिया जाता है। पति को भी उसी के साथ चिता पे जलना पड़ता है। बताएं आप, यही है, एग्री? वो अपनी इच्छा से, लेडी अपनी इच्छा से मतलब प्राण त्याग करती थी, पति के साथ रहती। इच्छा से नहीं करती, नहीं इच्छा से नहीं रहती। इच्छा हो न हो, पहले का जो अपने हिंदू धर्म में चलता था, है ना, दो प्रकार की चलती थी। एक जौहर प्रथा जो राजपूतों में चलती थी, और साधारण में चलती थी कौन सी? सती प्रथा। सती प्रथा का ही आप देखेंगे आगे चलती जौहर प्रथा में परिवर्तित होते हैं, ना। अपने जौहर प्रथा जो है ना, उसमें स्वयं को आग लगा लेते थे, है ना, अग्निकुंड में कूद जाना, है ना। जब जानते थे कि हमारे शासक बंदी बन गए हैं तो स्त्रियों को दासी तो बना के रखा जाता था, तो अपनी आन बान और शान को बचाने के लिए वो क्या करती थी? आत्मदाह कर देती। और जौहर में ना सिर्फ आग में जलते थे, कुएं में भी डूबकर, है ना, हर प्रकार से जैसे जान दी जा सकती है, नदी में जाके डूब जाते थे, जल समाधि ले लेते थे। ये सब जौहर का ही हिस्सा था। और जब इससे पहले चलता था ये सती प्रथा, आप देखेंगे विलियम बेंटिक के समय राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगाने का बहुत प्रयास किया। सती प्रथा में यदि मान लीजिए पति खत्म हुआ है तो स्त्री को जबरदस्ती चिता आहुति देनी पड़ती थी। ये सामाजिक कुरीति थी, इच्छा से नहीं था। यदि इच्छा से होता तो इसका विरोध स्त्रियां कभी न करती। सती प्रथा का विरोध स्त्रियों ने भी किया,
जो चीज इच्छा से होती है कभी उसका विरोध होता है क्या? अनैच्छिक था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब ऐसे स्टेटमेंट आएंगे तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। इस कारण से इस चीज को ध्यान में रखना है। अल्बुकर्क के बाद अल्बुकर्क के बाद पुरुषों के लिए कोई प्रथा थी इच्छा से आत्मदाह करने की? सारी प्रथाएं औरतों के लिए ही बनाई गई है भारतीय समाज में, पुरुषों के लिए कुछ नहीं बना, ध्यान रखना। और दूसरी शादी का शादी नहीं पूछ रहा हूँ, मरने के और क्या तरीके हो सकते हैं? संकट में भी आनंद ढूंढने लगते हो तुम लोग। चलो, अल्बुकर्क के बाद नीनो डी कुन्हा, लिख लेंगे, नाम विचित्र है। देखो, नीनो डी कुन्हा, ये वैसे 1529 में बने थे, है ना? वायसराय बनकर आए। ये वही है जो कोचीन से गोवा उठा ले जाते हैं अपनी राजधानी को। नीनो डी कुन्हा अगला पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आता है। और 1530 ईस्वी में उसने अपना कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया और गोवा को पुर्तगाली राज्य की राजधानी बनाई। गोवा से कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया कार्यालय को, है ना? और फिर गोवा को अपने राज्य की राजधानी बनाई। ठीक है, भारतीय राज्य की राजधानी लिख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा टर्म है। ये पीटी में क्वेश्चन बनता है स्टेट पीसीएस में कि किस पुर्तगाली वायसराय ने गोवा को भारतीय राज्य की राजधानी बनाई। उसमें अल्मीरा, अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा ये सब ऑप्शन में आ जाते हैं, है ना? स्थानांतरित किया और ये लिख लिया, राजधानी बनाया। कुन्हा ने सैंथोमी लिख लेंगे, चेन्नई में पड़ता है, ब्रैकेट में चेन्नई लिख लीजिएगा, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। सैंथोमी, चेन्नई, हुगली। हुगली कहाँ है? हुगली ब्रिज बंगाल में, कलकत्ता। ठीक, हुगली। आप भी थोड़ा मजबूत करें। कल मैं आप लोगों से एक काम और करवाऊंगा, जितने भी भारतीय राज्य हैं सबकी राजधानी में पूछूंगा आते ही। सबसे पहला काम ये बहुत जरूरी है कि भारतीय राज्यों की राजधानी पता होना बहुत जरूरी है ना? तो आज क्योंकि आप लोगों से डायरेक्ट पूछूंगा, 2-4 हो सकता है मिस हो जाए, है ना? बहुत सी यादें होंगी। कल मैं आते से 5 मिनट ये भी पूछूंगा, ठीक है? अपने को हर प्रकार से तैयार रहना, कोई कुछ भी पूछे बनना चाहिए, ठीक है? ऐसा ना हो कि पूरा हिस्ट्री पढ़ लिए, पूरा ज्योग्राफी पढ़ लिया, पूछ ले कि पता चले भारत की राजधानी नहीं बन रहा है। बहुत से लोगों से मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं बनता, कभी कभी नागपुर बोल देते हैं। ऐसा होता है तैयारी करने के दौरान, बहुत से लोग होते हैं जो राजधानी कभी कभी भारत की यूनाइटेड किंगडम बोल देते हैं, ठीक है? द्वीप कहाँ है? लमन द्वीप वाला द्वीप नहीं है, काठमांडू वाला। काठमांडू कहाँ है? कैपिटल है। अब सोचिए, कैपिटल में उन्होंने कब्जा किया। मैं पुर्तगीज बस्तियों को स्थापित कर, बस्ती मतलब बसाहट है ना, जैसे ये पूरी बस्ती है अपनी। पुर्तगीज
बस्तियों को स्थापित कर भारत में पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया, है ना। पुर्तगालियों के पतन के कारण कल मैंने पूछे थे, एक बार मैं और पूछना चाहूंगा, 2-4 पॉइंट आप लोग बताएं, फिर मैं लिखाऊंगा। पहले आप बताएं, अभी मैंने बताया पतन के कारण एक आध दो, तो एक दो तो बताएं काहे पतन हुआ। स्वविवेक से उत्तर दें, वीटो का प्रयोग ना करें, कोशिश करें। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, सिर्फ बेइज्जती होती। कोशिश करें, बेइज्जती न होगी और क्या होगा। आप बताएं अभिषेक जी, क्योंकि आपको मैंने 2-3 बार बता दिया घूम फिर के, आपसे तो बनना चाहिए। पहला तो अगर माना जाए तो जब उनका विवाह होता था तो उपहार स्वरूप दे देते थे, नहीं, केवल एक बार दिया था, इतना था नहीं कि हर बार देंगे। बॉम्बे को जैसे दे दिया। हाँ, बॉम्बे को बॉम्बे तो चला गया। हाँ, बॉम्बे चला गया। उस समय क्या था कि युद्ध पर युद्ध होते थे। हाँ बिल्कुल, युद्ध पर युद्ध होते थे तो उनको घाटा लगता था। उन्होंने कभी भी मतलब भारत में कभी भी एक स्थापित नहीं किया, मतलब साम्राज्य विस्तार, मतलब स्थायी सत्ता का विकास नहीं किया। कंपनी मतलब ऐसे घूम फिर कर उद्योग करते। अच्छा, मतलब उद्योग धंधे स्थापित नहीं किए, है ना। मतलब एक और कंपटीशन हो गया था डच और ब्रिटिश कंपनी के नाम से, प्रतिस्पर्धा हो गया था, और प्रतिस्पर्धा हो गई थी, और थोड़ा वो विरोध करने लगे थे हिंदू, उनका जो एक ईसाई धर्म में परिवर्तन करना है। बिल्कुल, सबसे मेन रीजन बहुत एक जो बहुमत था वो उनके खिलाफ हो गया। बहुमत खिलाफ हो गया, बहुमत हो गया। उस समय मुगल सल्तनत क्या दिन था, है ना। मुगल भी विरोध में हो गए, इतनी बड़ी सत्ता थी मुगल ना होते ना उस समय तो ये बहुत आसानी से पहले ही जीत जाते, क्योंकि मुगल का शासन तंत्र बहुत मजबूत था उस समय। अकबर, जहांगीर, शाहजहां ये ऐसे शासक थे कि इनके समय में विदेशी कंपनियों की हिमाकत नहीं हुई कि नहीं हम पूरे क्षेत्र में फैल जाएंगे। इन्होंने जगह जगह लताड़ा है। लेकिन जब इन्होंने मुगलों से विरोध ले लिया तो मुगल क्या करेंगे, अब ब्रिटेन को सह देने लगेंगे कि दूसरी कंपनी आए इनको हराए। और ब्रिटेन भी आता है तो ब्रिटेन को भी परेशान करते हैं, तो ब्रिटेन से भी इनसे विवाद हो जाता है। तो विदेशी कंपनियां भी आपस में लड़ती हैं, देश से भी विवाद हो जाता है, अरबी मुसलमान भी कुछ निपटाते हैं उधर। अब ऐसा तो नहीं है कि उनके 100 जहाज मारेंगे तो हमारे एक भी नहीं मारे जाएंगे। वो भी कट्टा लिए हैं तो किस लिए लिए, खाली तो नहीं लिए होंगे, है ना। वो भी तो गोली चलाएंगे ना, तो इनका भी नुकसान होगा, जगह जगह वो भी लूटेंगे। आज हम आपको लूटेंगे, कल हमको भी आप अकेले पाके लूटेंगे। इनको जगह जगह से लूटा जाता है। ईसाई धर्म में परिवर्तित करवाते हैं जबरन। ये जो भारतीयों से विवाह करते थे, क्या स्वेच्छा से होता था भारतीय स्त्रियों से विवाह? भारतीय स्त्री कभी पुर्तगालियों स्वेच्छा से विवाह करेगी? नहीं करेगी। तो ये जबरन ही किया जाता था, और जब जबरन किया जाएगा तो हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। हम तो आज भी इतने रिजिड हैं कि हम इंटरकास्ट मैरिज को इतना ज़्यादा प्रश्रय नहीं देते हैं। आज भी विरोध है, 10-20% ही सही, लेकिन विरोध होता है। तो तब के समय में तो हम बहुत ज़्यादा रिजिड थे, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी थे, बहुत सिद्धांत को मानते थे। तो भारतीयों की धार्मिक भावनाएं, और क्या था, बंदरगाह इन्होंने स्थापित नहीं किए ज़्यादा, है ना। 2-4 बंदरगाह ही इन्होंने जीते, वहीं से सब संचालन चलता था। बहुत बड़ा क्षेत्र जीत लिया, लेकिन कंपनी थी गवर्नमेंट की। अब सरकारी काम कितना सही रहता है आप देख लीजिए। आज चले जाइए यहाँ संजय गांधी में, गुहार मारेंगे क्या शिवराज सिंह सुनेंगे? भाई कहाँ से सुन लेंगे? वो उनको तो पूरा देखना है ना, व्यवस्थाएं अपने हाथ में होती है। तो यदि आंतरिक भ्रष्टाचार हुआ तो पूरा का पूरा प्रशासन तंत्र कमजोर हो जाता है। सरकारी काम में यही होता है। आप देख लें, आज प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। जब कभी प्राइवेट हो जाते हैं, प्राइवेट स्कूल देख लीजिए, वहाँ डिसिप्लिन रहता है। वहाँ 6 घंटे का मतलब 6 घंटे होता है। 6 घंटे में ज़्यादातर आपको पढ़ाया ही जाएगा। 6 घंटे के बीच में मास्टर भी एक, है ना, चाहे कि नहीं हम 15 मिनट की यहाँ नींद ले लें,
और यहाँ गवर्नमेंट का क्या हाल है अपने गवर्नमेंट स्कूल का? तुम लोग लिखो हम 40 मिनट के खर्राटा मार के उठते हैं, है ना? तो ये सब कारण थे, मतलब सरकारी कंपनी होना भी इसके पतन का कारण था, सरकार के नियंत्रण में होना। ठीक है, और क्या था? स्पेन के साथ इन्होंने जुड़ाव रख लिया, स्पेन को जीत लिया, स्पेन को अपने कंट्रोल में रखा, और बाद में क्या होता है, स्पेन को ब्रिटेन तोड़ देता है। अब जैसे ही स्पेन को तोड़ता है तो धीरे धीरे इनकी शक्ति भी कमजोर हो जाती है ना? इनको लेना ही नहीं चाहिए था अपने साथ में स्पेन को। जब स्पेन कमजोर है तो साथ में आपने लिया क्यों? ऊपर से आपने अपना पूरा ध्यान व्यापार में दिया। इतना बढ़िया अवसर था, राजाओं से हाथ मिलाते, है ना, अपना प्रशासन तंत्र चलाते, आपके पास सेना थी, आपको स्थानीय सेना ही तो रखती थी, जो बाद में ब्रिटेन करते हैं, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण कारण हो जाते हैं पतन के। बता इसलिए रहा हूँ कि जब आपके पास आंसर लिखने को आएगा कि पुर्तगालियों के पतन के कारण लिखिए, तब आपके दिमाग में किताब नहीं छपी होगी, तब आप जो समझे होंगे वही लिख पाएंगे वहाँ, है ना? चाहे मैं जितना लिखवा दूंगा, यदि आपने इसको पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, याद नहीं किया और इससे व्यवहारिक उत्तर नहीं निकाला है तो आप नहीं लिख पाएंगे। लेकिन मैंने ये बता दिया है तो इसकी गारंटी है कि 5 से 6 पॉइंट यदि आपने नहीं भी पढ़ा तो अपने से बना लेंगे। इतना तो कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा, 4-5 ही। तो लिखिए पतन के कारण। अभी हो सकता है नींद आए, है ना, सिर भी भरना सकता है, अभी ब्रेन भी आपको घूम सकता है, उछक के तो हो गया, आँख नाक गले से खून भी निकल सकते हैं, तो ये संभव है अभी। लेकिन ये हिस्ट्री की क्लास है, लंबी चलती है ना। आप जब ऑफलाइन में जाएंगे 3-3 4-4 घंटे पढ़ाते वहाँ एक साथ, मैं फिर भी कम ले रहा हूँ। पतन के कारण लिखिए। पुर्तगाली व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। नहीं, पतन के कारण, पुर्तगालियों के पतन के कारण हेडिंग रहेगी, उसमें 6-7-8 पॉइंट रहते हैं, वो लिखना। पुर्तगालियों के पतन के कारण। लिखिए, पुर्तगाली व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। अल्बुकर्क के बाद भारत में पुर्तगाली प्रशासन कमजोर हो गया था। क्योंकि उनके उत्तराधिकारी कमजोर व अक्षम थे। अक्षम उस अक्षम में क्या फर्क है? पहले लिख लीजिए, कमजोर व अक्षम थे। उत्तराधिकारी, जब उनके बाद अब जो आएंगे शासन करने के लिए, जैसे आप अपने पिता के उत्तराधिकारी हैं, कल उनकी जो 4 एकड़ जमीन है आपके नाम होगी, वैसे ही उत्तराधिकारी होते हैं। अब आप मान लीजिए योग्य नहीं है तो कल बेच भांच लेंगे, उसको नहीं बेच लेंगे, और अयोग्यता होगी तो और बना लेंगे 2-4 एकड़। होता है, ठीक है। आप लोग हंस रहे हैं, देखिए 1588 में अंग्रेजों ने स्पेन को हराया। देखो हिस्ट्री ऐसे ही पढ़नी चाहिए, मजे से। नहीं, हिस्ट्री बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत टिपिकल हो जाता है लोगों के लिए, जब बहुत सीरियस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन आराम से पढ़ना है हिस्ट्री, एकदम दिमाग में बसाना है। 1588 में अंग्रेजों ने स्पेन को हराया, है ना। पुर्तगाली अधिकारियों को उनके देश की सरकार ने भी उपेक्षित किया। उनके वेतन कम थे। सबसे बड़ी समस्या वेतन तो होती है ना, सबसे बड़ी समस्या है वेतन ही है। तभी तो वेतन आयोग पे वेतन आयोग आ रहे हैं, पेमेंट बढ़ाने की मांग की जा रही है। जगह जगह संविदा शिक्षक हड़ताल कर रहे हैं कि पेमेंट बढ़ाई जाए।
तो वेतन कम था और काम भी करना था। अब जब वेतन कम है, काम डबल है, तो मन लगेगा काम में? नहीं लगेगा। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है, वेतन कम थे, इस प्रकार भ्रष्टाचार और कदाचार में लिप्त हो गए। भ्रष्टाचार और कदाचार में क्या अंतर है? बताएं। कोशिश करें, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं हो। आप उम्मीद से अभी परे हैं, आपको भ्रष्टाचार करना पड़ेगा समझने के लिए। बताएं आप खुशी। मतलब अनुशासन, अनुशासन, हाँ? अनुशासन, अनुशासनहीनता, ठीक है, ये भी पॉइंट है, बिल्कुल। और भ्रष्टाचार यानी मतलब किसी भी चीज के प्रति लोभ, हाँ, पैसा लेना, रिश्वत लेना, ये भ्रष्टाचार। और कदाचार में नियमों का सही तरह से पालन न करना। बिल्कुल एग्जैक्ट यही मतलब है। कदाचार जैसे आप देखते हैं संवैधानिक कदाचार, तो संवैधानिक कदाचार का क्या मतलब हुआ? संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं आप। राज्यपाल राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जाता है? संवैधानिक कदाचार, संविधान का अनादर करने पे, संविधान के नियमों का पालन न करने पे। तो अब जो नियम बने थे कंपनी के, तो ये फॉलो कर नहीं रहे थे, तो कदाचार भी हो गया। अब भ्रष्टाचार, आप भ्रष्टाचार नहीं बता पा रहे हैं, इतना तो भ्रष्टाचार आप लोग कर रहे हैं। 20 ले रहे हैं, 10 फीस लग रही है, तो 10 कहाँ जा रहा है? वो भ्रष्टाचार ही है। भले 10 का समोसा खाया जा रहा है। आप घर से 50 रुपए लेके निकलते हैं और 20 का सामान आता है, तो 30 रुपए क्या है? वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। आज हम लोग स्वयं बोलते हैं कितना भ्रष्टाचार हो गया, कितना भ्रष्टाचार हो गया। आज चले जाइए आप कहीं भी, चाहे प्रशासन में चले जाइए, चाहे कोर्ट कचहरी में चले जाइए, बिना नोट दिखाए आपका काम नहीं होना है। तो क्या है? भ्रष्टाचार ही। हम जानते हैं भ्रष्टाचार, फिर भी हम आप कहीं ना कहीं उसका अंग है। और ये व्यवस्थाएं तब तक नहीं बदलेंगी जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी, है ना। आधुनिक सुविधाएं बढ़ेंगी। आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि क्या ऐसा किया जाए कि प्रशासन के क्षेत्र में, है ना, या फिर आप कोर्ट कचहरी में देख लें या हॉस्पिटल के क्षेत्र में देख लें, तो यहाँ पारदर्शिता आ जाए, यहाँ लोगों को न्याय मिलने लगे, सही तरीके से इनका ट्रीटमेंट होने लगे। आपके हिसाब से इसका क्या उत्तर होना चाहिए? क्या ऐसा किया जाए? कुछ ऐसे आइडिया बताइए जिससे सुधार हो सकता है पुलिस प्रशासन में। हाँ, मतलब करप्शन कम किया जा सकता है। कठोर नियम लागू किए जाए। उससे भी कोई फायदा नहीं। कठोर नियम है, सबसे पहले पूरी मशीनरी बदलनी पड़ेगी। आज जितना करप्शन का केस होता है तो हैंडल भी कौन कर रहे हैं? विभागीय लोग तो कर रहे हैं। और विभाग कभी प्रयास नहीं करेगा, या विभाग इतना ज़्यादा सशक्त कभी नहीं हो सकता है कि स्थानीय प्राधिकारियों को दबाएगा। इसके लिए मेरा जो सजेशन है, मैं खुद सोचता हूँ कि जितने भी आर्मी के रेप्यूटेड लोग हैं, है ना, तो जितने भी जांच कमेटियाँ होती हैं उनको हेड बनाइए, आर्मी के लोगों को हेड बनाइए, क्योंकि आर्मी के लोग निष्पक्ष काम कर पाएंगे यहाँ, है ना। पुलिस प्रशासन उतना निष्पक्ष काम नहीं कर पाए क्योंकि वो सिस्टम से स्वयं जुड़ी हुई है। तो सिस्टम के अलावा जांच वाले आर्मी के होने चाहिए। यदि आर्मी के होते, दूसरी बात है कि सीसीटीवी कैमरे अब की आवश्यकता है कि हर जगह होने चाहिए। बंद कमरे के अंदर क्या बात हो रही है, किससे बात हो रही है, पता चले। यहाँ से फरियादी बन के गए हैं और उधर से कलेक्टर साहब चरण छूते हुए पाए गए अंदर, तो चरण छू लिए तो इसका मतलब तो सीधे हो गया, उनके विरुद्ध तो कभी जाएंगे नहीं। बंद कमरे में क्या हो रहा है वो भी जानना बहुत जरूरी है। हॉस्पिटल में पूरी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी में आनी चाहिए। अब इवन आप पोस्टमार्टम करो, ऑपरेशन करो, हर एक की रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध होनी चाहिए, घर वालों को प्रोवाइड करना चाहिए। अंदर हुआ तो हुआ क्या, होना चाहिए। आज क्या हो रहा है? कोरोना के नाम पे लाशें बदली जा रही, कई केसेस ऐसे आ रहे हैं कि लाश नहीं मिल रही लोगों को। अभी आप रिसेंट में संजय गांधी का देख लीजिए केस, पता ही नहीं चला कहाँ गई लाश। यदि ट्रांसपेरेंसी होती और एक एक उसकी रिकॉर्डिंग होती, फुटेज होती, वहाँ पे क्या हुआ, कैसे ले जाया गया, तो क्या इतनी बड़ी घटना घटती, इतनी बड़ी लापरवाही होती? नहीं होती ना। तो ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत जरूरी है, यही भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। क्योंकि आप आगे चल के
ये भी मानिए कि इंटरव्यू भी देना, प्रीलिम्स की तैयारी होगी, मुख्य परीक्षा की तैयारी होगी, उसके बाद इंटरव्यू की। इंटरव्यू की तैयारी होती है सब्जेक्ट से, जब आप करेंट अफेयर से चीज़ें रिलेट करने लगते हो, है ना, उसमें स्वयं बताया रहता है, एक्सपर्ट की राय रहती है कि आगे क्या होना चाहिए, और वैसी ही राय अपने ऊपर लेके चलना है जैसे एक्सपर्ट लेके चलते हैं। उनसे समझना है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, उसके बाद अपने तर्क रखना चाहिए। ठीक है, आपसे भी कुछ पूछा जाए तो बताइए। अंग्रेजों ने स्पेन को कब हराया? अभी अभी लिखा है मैंने। 1500 देखिए अभी अभी लिखाया है मैंने, सिर्फ एक ही डेट 1505 में हराया है। बताओ 1505 से तो शुरुआतें हुई थी पुर्तगाली प्रशासन की। 1588 1588 देख लिया क्या आपने घुमा के? चलिए लिखिए। पुर्तगालियों ने जबरदस्ती ईसाई धर्म में रूपांतरण, ईसाई धर्म में रूपांतरण और अंतर विवाह की नीति अपनाई, जिससे अंतर विवाह की नीति अपनाई जिससे और अंतर विवाह की नीति अपनाई, इंटरकास्ट मैरिज। हो सकता है आप लोग आगे चल के काद लोग कारनामा रच दें, है ना। नीति अपनाई, समय बदल रहा है, सोच बदल रही है, जिसने मूल निवासियों से इनकी शत्रुता को बढ़ाया, है ना। भाई जबरन करवा रहे थे ना काज, और जबरन काज तो होता नहीं है, यहाँ तो देख के भी नहीं हो रहा है। कहाँ नहीं लिख पाया हूँ? निवासियों से- विवाह नीति अपनाई लिखा, और मूल निवासियों है ना, मूल निवासियों से इनकी शत्रुता को बढ़ाया, जिससे मूल निवासियों से इनकी शत्रुता बढ़ गई या बढ़ाया। पंद्रह सौ 80 में पुर्तगाल से स्पेन जुड़ा था, और आप बता रहे 1505 में, है ना, स्पेन को अंग्रेजों ने हरा दिया और पुर्तगाल की स्थिति कमजोर हो गई। चलिए लिखिए 1580 में पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? हम तो बात में पूछे ही। एल से आता है। खुशी, एनी आइडिया? लिस्बन, कहीं लिख लीजिए साइड में, स्टैटिक जीके का हिस्सा होता है ना, और सब्जेक्ट ऐसे ही कंप्लीट किए जाते हैं, जो भी संबंधित चीजें हैं उसको भी जानते रहिए, आपके नॉलेज का दायरा बढ़ता है। लिस्बन, इसको कर लीजिए, खोल दीजिए थोड़ा सा, कंप्लीट कर दीजिए। लिखिए, चलिए ठीक है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। स्पेन की मैड्रिड। पंद्रह सौ 80 में पुर्तगाल का स्पेन के साथ विलय हो गया।
जिसमें भारत में पुर्तगाली हितों की उपेक्षा की गई। इसमें भारत में पुर्तगाली हितों की उपेक्षा की गई। पुर्तगालियों पे ध्यान नहीं दिया गया उतना, है ना, जितना पहले दिया जा रहा था। पुर्तगालियों को भारत में डच नीदरलैंड के निवासियों को, ये इसका पुराना नाम हॉलैंड है, नीदरलैंड है ना, हॉलैंड या डच, तीनों इसके नाम है। तो डच लिखिए, डच से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। ये डच क्या करते हैं, श्रीलंका, चाइना, मलक्का, हारमुज, दमनदीव, है ना, ये सभी क्षेत्रों को पुर्तगालियों से छीन लेते हैं। ठीक है, कड़ी प्रतिस्पर्धा देते हैं। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, है ना। पुर्तगालियों ने ब्राजील की खोज की, अगला टॉपिक है ना, पुर्तगालियों ने ब्राजील की खोज की, अगली लाइन में लिखिएगा इसको, है ना, जिससे भारत में वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए। देख लीजिए, क्लियर आ रहा है इसमें, ठीक बोला। भारत में ब्राजील की खोज की, जिससे भारत पर वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए। उन्हें एक विकल्प मिल गया व्यापार का, ब्राजील। और यहाँ भी, है ना, डच इन्हें बार बार परास्त कर ही रहे थे, तो ये समझ में आ गया कि ब्राजील की ओर हमें पलायन कर लेना चाहिए। ब्राजील में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, प्रतिस्पर्धा कम है, तो ये ब्राजील की ओर जाने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक है, अगला लिखिए, पुर्तगालियों ने पुर्तगाल में उद्योग धंधे नहीं स्थापित किए और सदैव कच्चे माल के निर्यातक के रूप में पुर्तगाल में व्यापार करते रहे। ये जो हर बहेड़ा, काली मिर्च, है ना, चैला पत्ती, जितनी चीजें होती हैं ना, ये सब ले जाते थे वो। ठीक है, पतन के कारण में हो गए 6-7 पॉइंट, कितने हो गए? 6 हुए हैं, ज्यादा हुए होंगे, 7 हुए होंगे, हाँ 8-10 हो गए ना। ठीक है, पर्याप्त। देखिए, पुर्तगालियों का महत्व, राइटिंग बड़ी अच्छी आ रही है आपकी, देखें आपकी भी बहुत अच्छी है। आप दिखाएं एक बार राइटिंग, इधर थोड़ा सुधार की आवश्यकता है आपको भी। मॉडरेट लेवल पे हैं भी आप लोग, धीरे धीरे सुधार होगा। पुर्तगालियों का महत्व क्या है? प्रिंटिंग प्रेस जो चल रहा है आजकल ना, जिससे कार्ड की छपाई होती है, आपके शादियों का निमंत्रण जाता है और लिखते हैं कि परिवार की अपेक्षा एक लोग भी आए घर से। वो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, या प्रिंटिंग प्रेस जो है, भारत में पुर्तगालियों ने ही दिया था। सबसे पहले वही लाए थे, है ना, प्रिंटिंग प्रेस। हम आपने आविष्कार नहीं किया उसका। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक माने जाते हैं जॉन गुटेनबर्ग। कहीं साइड में लिख लीजिए, ये पीटी का क्वेश्चन। जॉन गुटेनबर्ग। जब आप पुनर्जागरण पढ़ेंगे, रेनेसा, वर्ड हिस्ट्री किसी ने पढ़ा है अभी? एक आध टॉपिक आपने देखा है? पुनर्जागरण सुना तो होगा, पुनर्जागरण, है ना, सुना है?
पुनर्जागरण में आप देखेंगे कि प्रिंटिंग प्रेस बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। जितने भी ग्रंथ रहते हैं उनका स्थानीय भाषा में क्या हो जाता है, ट्रांसलेशन हो जाता है, और किताबें बहुत सस्ते दामों में छपने लगती हैं, जिससे हर एक व्यक्ति पढ़ने लगता है और जागरूक हो जाता है। और वही जागरूकता का समय कहलाता था पुनर्जागरण, है ना। जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसकी भी बात हम करेंगे। लिखिए, पुर्तगालियों ने मालाबार और कोंकण तट, मालाबार और कोंकण तट पर ईसाई धर्म का प्रसार करना शुरू किया। मालाबार केरल के पास में, कोंकण तट गुजरात वाला क्षेत्र, गोवा से लेके कर्नाटका वाला। मालाबार और कोंकण नहीं लिख पा रहे हैं क्या? कोंकण, हाँ, कण है फिर कों, लिख दूं? है? हो गया। आप लोग तो हिंदी भी नहीं लिख पा रहे हैं। कोंकण, मालाबार तो लिख ले रहे हैं ना। कोंकण तट पर ईसाई धर्म का प्रसार शुरू किया। मिशनरियों जैसे सेंट फ्रांसिस जेवियर, मिशनरियों मतलब दल जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, जैसे सेंट फ्रांसिस जेवियर, एक ही व्यक्ति है ना, तीन अलग अलग में लिख लीजिए, एक ही व्यक्ति, सेंट फ्रांसिस जेवियर। फादर रुडोल्फ, रुडोल्फ हिटलर वाला, रुडोल्फ लिखना है, फादर रुडोल्फ, रुडोल्फ लिख लेंगे, ना लिख पाए बता दीजिएगा, मैं लिख दूंगा, बन जाएगा ना। फादर मोन्सेरेट, मोन्सेरेट, मोन्सेरेट ने ईसाई धर्म के प्रचार में प्रमुख भूमिका निभाई। मिशनरियों ने पश्चिमी तट पर स्कूल और कॉलेज स्थापित किए। आप खूब क्रिश्चियन स्कूल देख रहे हैं, क्रिश्चियन कॉलेज देख रहे हैं ना। जबलपुर में चले जाएंगे, इंदौर में चले जाएंगे, भोपाल में चले जाएंगे तो बहुत आयत से क्रिश्चियन स्कूल है ना। क्रिश्चियन स्कूल क्यों है? एक लंबी सदी तक ईसाई का प्रचार प्रसार होता रहा। तो पश्चिमी तट पर लिखिए, पश्चिमी तट पर स्कूल और कॉलेज स्थापित किए जहां स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान की गई। मिशनरियों ने भारतीय इतिहास और संस्कृति में शोध किया, रिसर्च किया, शोध किया, भारतीय इतिहास और संस्कृति में शोध किया। फादर हेराम, फादर हेराम ने सिंधु घाटी सभ्यता पर एक गहन अध्ययन किया। फादर हेराम ने सिंधु घाटी सभ्यता पर एक गहन अध्ययन किया। अगला लिखिए, गहन अध्ययन किया। जैसा आप अभी गहन अध्ययन कर रहे हैं, बहुत ही बारीकी से पढ़ रहे हैं एक एक चीज़ों को, उसके लिए तथ्य जुटा रहे हैं, है ना, एक एक चीज़ें समझ रहे हैं, फिर उसको दिखाते हैं। वो चीज़ें फिर म्यूजियम में आपको मिल भी जाती हैं संस्कृति संबंधित, है ना। ये यहाँ से गहन अध्ययन करके यहाँ रखते थोड़ी थे, सब ले जाते थे वहाँ। आज भी
जो विदेशों में देखेंगे बहुत सारी फिलॉसफी है, वो हमारे यहाँ की फिलॉसफी से ही संबंधित है। उसको केवल ट्रांसलेट करके थोड़ा सा अपने विचारों को मिला के, है ना, अलग कर दिया गया है। और बहुत से लोग जब विदेशी बुकों को पढ़ते हैं बोलते हैं क्या ग्रेट फिलॉसफी है इसमें, क्या फिलॉसफर है। लेकिन जब आप प्राचीन भारत में जाएंगे तो हमारे पास ऐसे ऐसे फिलॉसफर थे जो आज के जो विचार वो पहले ही दे चुके थे कई वर्षों पहले, और उन्हीं के विचारों को केवल मॉडिफाइड किया गया है ना। हर चीज़ की जो भी आप देखेंगे, परमाणुवाद जॉन डॉल्टन पढ़ते हैं, महर्षि कणाद पहले ही परमाणु के बारे में बता गए थे, एटम के बारे में, है ना। तो जो चीजें पहले ही दी जा चुकी हैं उसी के बारे में आगे शोध किया गया है। लिखिए, पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की किसने की थी? प्रिंटिंग प्रेस की खोज अभिषेक जॉन गुटेनबर्ग। बाइबल को कन्नड़ और मलयालम, मलयालम कहाँ की भाषा? दक्षिण का है क्षेत्र, गेस करो। सब बताओ पहले। केरल, मलयालम केरल में बोलते हैं, है ना। कन्नड़, मलयालम ये तो साउथ के क्षेत्र हो गए। तेलुगु, है ना, तमिल में तेलुगु अपनी चलती है, कर्नाटका क्षेत्र में कन्नड़ चलती है ना। अब मलयालम केरला में चलती है। बाइबल को मलयालम भाषा में मुद्रित किया गया, प्रिंट किया गया, मुद्रित किया गया। तंबाकू की खेती यही दे गए थे, है ना। ये भी लिखना है। लिखो, पुर्तगाली भारत में तंबाकू जैसी कुछ फसलें, पुर्तगाली भारत में तंबाकू जैसी कुछ फसलें तथा कुछ फल और सब्जियां भी लाए। जैसे आज जो आप भिंडी की सब्जी बना खा रहे हैं ना, तो सब वास्को डी गामा की देना है। जैसे आलू, आज प्रतिदिन हमारे आपके यहाँ आलू बन रही है। यदि ये पुर्तगाली हमारे यहाँ ना आते तो हम आलू कैसे खाते हैं? है ना। आलू, भिंडी, मिर्च, पाइनएप्पल, अनानास का जो जूस पीते हैं 15 रुपए गिलास वाला, है ना। एक होता था सपाटा और मूंगफली। सपाटा तो हमने भी कभी इस्तेमाल में नहीं लिया, बाकी मूंगफली के बारे में जरूर बताया जा सकता है। एक इनकी जो है वास्तुकला थी, है ना, भवन निर्माण शैली थी, जिसको बोलते थे गोथिक आर्ट, गोथिक वास्तुकला, है ना। तो उन्होंने भी दिया भारत को। भारत में गोथिक वास्तुकला की शुरुआत, भारत में गोथिक वास्तुकला की शुरुआत पुर्तगालियों के आगमन के साथ मानी जाती है। ये आपका पुर्तगाली हुआ फिनिश, पूरा सेगमेंट A to Z, है ना। प्री मेन सब है इसमें। शुरुआत क्या शुरुआत? पुर्तगालियों के आगमन के साथ मानी जाती है। पुर्तगालियों के आगमन के साथ मानी जाती है। आप थोड़ा होमवर्क लिख लीजिए ताकि आपका हाथ और दिमाग दोनों चलता रहे। लिखिए क्वेश्चन। कल इस क्वेश्चन का आंसर हर एक व्यक्ति लिख के लाएगा। हाँ, लिख सके तो बिल्कुल लाइए, आप भी लिख लीजिए। पेज उठा लीजिए, आप पीछे लिख लीजिए। लिखिए, क्या वो महत्वपूर्ण कारण थे
जिन्होंने पुर्तगाली सत्ता के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत में, दूसरा क्वेश्चन, ये आप लिखेंगे 2 पेज में, 200 वर्ड में। हाँ, 200 शब्द में आप लिख लीजिएगा इसमें, ठीक। 200 शब्द में इसको लिखेंगे, 2 पेज में ले जाएंगे, ठीक है। इसमें 8 से 10 पॉइंट रखेंगे हेडिंग और उसको एक्सप्लेन कर देंगे। फ्लो चार्ट का यूज अभी मत करिएगा भले, लेकिन पॉइंट सब आने चाहिए इसमें, ठीक है। इसमें मैं आपकी राइटिंग स्किल चेक करूंगा कि आप कितना लिख सकते हैं इसमें। और एक हेडिंग के अंतर्गत केवल 2 से 3 पॉइंट ही ऐसे डालने हैं जो इफेक्टिव हो। बहुत ज़्यादा अपने को है ना फैलाना नहीं है, फालतू की चीज़ें नहीं लिखना है, सिर्फ कंटेंट ही लिखना है उसमें, ठीक। चेक करूंगा मैं, अभी दिक्कत होगी लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ी परेशानी होगी, अभी लिखिएगा खाली। दूसरा क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों की देन क्या है? बताएं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप कल लिख के लाएंगे। सबसे पहले मैं चेक करूंगा, बिना क्वेश्चन लिखे कोई नहीं आएगा। हाँ, 100 शब्द में पॉइंट केवल देना है, 6 से 7 लाइन ही बनाना है। एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन होगा 3 से 4 लाइन में, है ना। जो भी इंट्रोडक्शन होता है 3 से 4 में। फिर बीच में हेडिंग्स रहेंगी, है ना। जैसे पतन है तो पतन के बारे में पहले बता दिया हमने कि इनके पतन के ये कारण थे, केवल 1-2 लाइन में, है ना। अधिक निरंकुशता, है ना, और शासकीय कंपनी होना, 2-3 पॉइंट पहले आपने प्रस्तावना में लगा दिए। उसके बाद पतन के कारण में वो 2-3 पॉइंट से हट के 5-6 पॉइंट जो भी निकलेंगे उसको लिख देना है। और अंत में कंक्लूजन, जो निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष क्या होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो आप लिखेंगे कि फिर इसके बाद पुर्तगाली सत्ता का पतन हो गया और डच कंपनियों का आगमन हो गया और पुर्तगाली यहाँ से बाहर ब्राजील में अपनी व्यापार स्थापित करने लगे। तो ये चीज़ आप कंक्लूजन में डालेंगे, ठीक है। आप अभी अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि मुझे लिखना चाहिए, आप अभी वो लिखें। पहले तो आप लिखना सीखें, है ना, फिर क्या लिखना है वो आने लगेगा आगे चल, ठीक है। धीरे धीरे लिखते रहें। तो ठीक है, मिलेंगे डच के साथ। और एक बात और है, डच थोड़ा बहुत आप लोग नेट में सर्च करके, है ना, पढ़ के आएंगे डच के बारे में, है ना। गूगल में जाएंगे, विकिपीडिया में डच के बारे में मिल जाएगा। तो डच के बारे में थोड़ा पढ़ के आना है। मैं थोड़ा बहुत पूछूंगा डच के बारे में, है ना। थोड़ा पढ़े रहेंगे तो इंटरेस्ट पैदा होगा उससे। क्वेश्चन के आंसर चेक होंगे, डच के बारे में थोड़ा पढ़ के आएंगे, है ना। इतना अभी आप करें, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।